सिनेमा और टेलीविजन ने ना हमारे दिमाग में एक बहुत ही एक अजीब सी तस्वीर बना दी है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। किसी भी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होता है? पुलिस सायरन बजाते हुए आती है, अपराधी को हथकड़ी पहनाई जाती है, एक एफआईआर दर्ज होती है और बस स्क्रीन पर दी एंड लिखकर आ जाता है। और दर्शक ये मान लेते हैं कि बस न्याय हो गया। वही तो। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये किसी कहानी का अंत नहीं है। ये तो केवल उस लंबी, जटिल और रणनीतिक लड़ाई का ट्रेलर भर है जो अब अदालत की चारदीवारी के भीतर लड़ी जाने वाली है। बहुत सही कहा आपने। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। असल में पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी होता है ना, वो केवल जानकारी इकट्ठा करने की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। हाँ, एक शुरुआत है बस। जी, न्यायपालिका का असली काम तो उस जानकारी को कसौटी पर कसना है। और इसी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए आज हम जिस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो दरअसल अधिवक्ता मनीष शुक्ला और उनके सहयोगी अमन बाजपेयी द्वारा तैयार किया गया एक गहन अध्ययन है। अच्छा, द एनाटमी ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल, समन टू सेंटेंस वाला अध्ययन। हाँ बिल्कुल वही। इस अध्ययन में उन बारीकियों को बहुत अच्छे से खोला गया है जो अमूमन भारी भरकम कानूनी फाइलों में कहीं दबकर रह जाती हैं। इस पूरे अध्ययन को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था। अच्छा, क्या विचार? अगर हम पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया, गवाहों के बयान और उस एफआईआर को किसी नाटक की स्क्रिप्ट लिखना और मंच तैयार करना मान लें, तो ये जो समन जारी होता है, ये उस नाटक का पर्दा उठने जैसा है। मंच सज चुका है, स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक असली ड्रामा शुरू नहीं होगा। अरे वाह, ये पर्दा उठने वाली बात एकदम सही दिशा में इशारा करती है। क्योंकि देखिए, जब पुलिस अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट या चालान अदालत में पेश करती है, तब वो फाइल मजिस्ट्रेट की मेज पर आती है। ठीक है। और मजिस्ट्रेट उस फाइल को खोलते हैं और यहीं से अदालत का सीधा दखल शुरू होता है। मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि क्या इस मामले में प्रथम दृष्टया, जिसे हम कानूनी भाषा में प्राइमा फेसी भी कहते हैं, कोई अपराध बनता भी है या नहीं। प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में? जी हाँ, पहली नजर में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जज वहीं बैठकर तुरंत फैसला सुनाने वाले हैं। वे सिर्फ ये देखते हैं कि अगर पुलिस द्वारा पेश किए गए सारे दस्तावेजों को एक पल के लिए सच मान लिया जाए, तो क्या वाकई कोई कानूनी अपराध घटित हुआ है। अच्छा, अगर पुलिस की कहानी सच है तो क्या कोई नियम टूटा है? बिल्कुल। और अगर जज का जवाब हाँ है, तो अदालत उस व्यक्ति को बुलावा भेजती है। इसे ही कानूनी भाषा में समन कहते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। बताइए। अगर एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की फाइल देखी और ये तय कर लिया कि इस केस में दम है, और फिर उस व्यक्ति को समन भेज दिया, तो क्या ये मान लिया जाए कि अदालत के नजरिए से वो व्यक्ति आधा अपराधी तो साबित हो ही चुका है? मेरा मतलब है, जज ने खुद ही कहा है कि केस में दम है, तो क्या ये समन केवल सजा सुनाने से पहले की एक कागजी औपचारिकता भर है? देखिए, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है और अक्सर आम लोग इसी बिंदु पर आके घबरा भी जाते हैं। हाँ, अदालत का बुलावा सुनकर कौन नहीं घबराएगा? बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे खूबसूरत और बुनियादी सिद्धांत काम करता है, जिसे हम प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस कहते हैं। नेचुरल जस्टिस? हाँ। समन का मतलब ये कतई नहीं है कि अदालत ने किसी को दोषी मान लिया है। प्राकृतिक न्याय का एक सीधा सा नियम है, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम। ये लैटिन शब्द है शायद। जी। इसका मतलब होता है, दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिना सुने किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो समन कोई सजा का फरमान नहीं है? बिल्कुल नहीं। समन दरअसल अदालत की तरफ से एक निष्पक्ष आमंत्रण है। अदालत एक तरह से कह रही है कि देखिए, हमारे सामने आपके खिलाफ कुछ गंभीर कागजात आए हैं, लेकिन हम केवल पुलिस की बात सुनकर कोई राय नहीं बनाना चाहते। आप आइए और अपना पक्ष रखिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। श्रोताओं के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि समन डरने की चीज नहीं है, बल्कि अपना बचाव करने का पहला आधिकारिक मौका है। एकदम सही कहा आपने। और हाँ, इस प्रक्रिया में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव भी आया है, जिसका जिक्र उस अध्ययन में बहुत गहराई से किया गया है। किस तरह का बदलाव? देखिए, अब तक ये जो समन था, ये पुरानी सीआरपीसी की धारा 204 के तहत जारी होता था। अच्छा, जो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था? जी।
लेकिन अब न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जो नए कानून आए हैं, उनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 ने इसकी जगह ले ली है। BNSS की धारा 227? हाँ, हालांकि धारा का नंबर बदल गया है, प्रक्रियात्मक ढांचा थोड़ा और सुव्यवस्थित हो गया है। आप चल रही कार्यवाही की औपचारिक सूचना देना वो जस की तस है। मतलब नाम बदल गया है पर काम वही है। बिल्कुल। हाँ, एक बात और है जो अमन वाजपेयी जी ने स्पष्ट की है। क्या? अगर कोई व्यक्ति इस समन को हल्के में लेता है और सोचता है कि छोड़ो यार, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, जो कि बहुत से लोग सोचते भी हैं। हाँ, तो अदालत के पास उसे जबरन पेश करने के लिए वारंट जारी करने की पूरी शक्ति होती है। मतलब ये बुलावा है, लेकिन इसे ठुकराया नहीं जा सकता। तो अब मान लेते हैं कि वो व्यक्ति अदालत पहुंच गया, चाहे वो समन का सम्मान करते हुए खुद आया हो या फिर उसे वारंट के जरिए पुलिस पकड़ कर लाई हो। मान लेते हैं। अब वो जज के सामने कटघरे में खड़ा है। तो अब सबसे पहला सवाल तो उसके मन में यही होगा ना कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया है। बिल्कुल, ये सबसे स्वाभाविक सवाल है। और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा चरण शुरू होता है जो मुझे थोड़ा तकनीकी लगता है, जिसे आरोप तय करना या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये तकनीकी जरूर है, लेकिन ये पूरे केस की नींव है। देखिए, जब आरोपी अदालत में हाजिर होता है तो मजिस्ट्रेट या जज उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ पुलिस ने क्या-क्या सबूत दिए हैं। अच्छा। और किन-किन कानूनों के तहत उस पर मुकदमा चलाने की मांग की है। और ये सिर्फ कोई पर्चा या लिस्ट पढ़ने जैसा नहीं है। तो फिर ये क्या है? जज यहाँ अपना कानूनी दिमाग लगाते हैं। वे पुलिस की चार्जशीट को अच्छे से फिल्टर करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी मामूली झगड़े में भी, मतलब सिर्फ हाथापाई हुई हो, उसमें भी हत्या के प्रयास जैसी भारी भरकम धाराएं लगा देती हैं। अरे हाँ, ऐसा तो हमने कई मामलों में सुना है। तो आरोप तय करते समय जज ये तय करते हैं कि वास्तव में कौन सी धाराएं टिक सकती हैं और कौन सी एकदम बेबुनियाद हैं। इस प्रक्रिया को देखकर ना मुझे किसी बड़े खेल के मैदान की याद आ रही है। वो कैसे? मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी भी महत्वपूर्ण मैच को शुरू करने से पहले रेफरी दोनों टीमों को मैदान के बीच में बुला ले और स्पष्ट रूप से बता दे कि देखिए, बाउंड्री लाइन यहाँ है, ये काम करोगे तो फाउल माना जाएगा और खेल के नियम ये होंगे, ताकि कल को मैच के बीच में कोई ये शिकायत न कर सके कि उसे तो नियम पता ही नहीं थे। ये खेल के मैदान वाली तुलना इस चरण की गंभीरता को बहुत आसानी से समझा देती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आरोप तय करना वो बाउंड्री लाइन खींचना ही है जिसके भीतर पूरा ट्रायल चलेगा। मतलब इसके बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभियोजन पक्ष, यानी जो पुलिस और सरकारी वकील हैं, हाँ, उनको अब केवल इन्हीं तय किए गए आरोपों को साबित करना है। वो बाद में अपनी मर्जी से हवा में कोई नई कहानी नहीं गढ़ सकते कि अरे इसने तो वो भी किया था। अच्छा, मतलब जो चार्ज फ्रेम हो गए बस वही साबित करने। और बचाव पक्ष के वकील के लिए भी एक साफ रोड मैप होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें किन विशिष्ट आरोपों को काटना है और अपनी रणनीति कैसे बनानी है। तो अगर जज ने आरोप तय कर दिए और आरोपी ने वहीं खड़े खड़े कह दिया कि हाँ मैंने ये किया है, तब क्या होगा? क्या खेल वहीं खत्म? तब तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। सच में? हाँ, अदालत वहीं के वहीं सजा सुना सकती है, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में बहुत कम होता है। हाँ, कोई अपना जुर्म ऐसे ही क्यों मानेगा? बिल्कुल। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आरोपी जज की आंखों में देखकर कहता है, नहीं मैं निर्दोष हूं, मुझे ये आरोप स्वीकार नहीं है और मैं ट्रायल फेस करूंगा। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। हाँ, ये वो बिंदु है जहां से अदालत कहती है, ठीक है, अगर ये अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अब ये अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वे अपने आरोपों को साबित करें। मतलब पुलिस को साबित करना होगा। जी, इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है, जो आपराधिक मामलों में हमेशा आरोप लगाने वाले पर ही होता है। तो यहाँ से ये पूरी प्रक्रिया किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं लगती। अब अदालत का कमरा एक तरह से अखाड़े में बदल जाता है। बिल्कुल, एक बौद्धिक अखाड़ा। हाँ, अभियोजन पक्ष अपने सबूत लेकर आता है, गवाहों को कटघरे में खड़ा करता है। इस अध्ययन में इसे अभियोजन साक्ष्य या प्रोसिक्यूशन एविडेंस का चरण कहा गया है। जी, पुलिस द्वारा बनाए गए गवाह अदालत में आते हैं और जज के सामने अपना बयान देते हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से असली रोमांच, मतलब असली कानूनी जादू तो गवाह के अपना बयान खत्म करने के ठीक बाद शुरू होता है। आप जिरह की बात कर रहे हैं? हाँ, जब बचाव पक्ष के वकील को उस गवाह से सवाल पूछने का मौका मिलता है, जिसे हम जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। मैंने कई जगह सुना है कि जिरह किसी भी कानूनी व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनीष शुक्ला जी ने भी अपने विश्लेषण में इसे बहुत गहराई से समझाया है।
कानूनी भाषा में कहा जाता है कि जिरह वो आग है जिसमें सच को तपाकर परखा जाता है। तपाकर परखा जाता है मतलब कैसे? देखिए, जब कोई गवाह अदालत में आकर अपनी कहानी सुनाता है तो वो अमूमन रटी रटाई होती है। पुलिस ने उसे जो सिखाया है वो वही बोलता है। वो उसका मुख्य बयान या एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। मतलब पुलिस ने जो स्क्रिप्ट दी वो पढ़ती? हाँ, लेकिन जब बचाव पक्ष का वकील अपनी जिरह शुरू करता है तब उस कहानी की असली परीक्षा होती है। अच्छा। ये कोई साधारण सवाल जवाब का दौर नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि वो गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या फिर उससे कुछ ऐसा भ्रम हो गया है जो असलियत से बहुत दूर है। जिरह के बारे में सोचते हुए ना मेरे दिमाग में एक स्वेटर का चित्र बन रहा है। स्वेटर का? वो कैसे? मतलब क्या ये किसी के द्वारा बहुत ही सफाई से बुने गए स्वेटर में से कोई एक ढीला धागा खोजने जैसा है? दिलचस्प है। जहां वकील की पैनी नजर उस एक गलत धागे को पकड़ लेती है और फिर वो बस उसे मतलब धीरे धीरे खींचता चला जाता है और देखते ही देखते गवाह की पूरी बुनी हुई कहानी सबके सामने उधड़ जाती है। अरे वाह, स्वेटर के धागे का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है इस प्रक्रिया पर। और मैं आपको बता दूं, वो धागा खोजना कोई इत्तेफाक नहीं होता। मेहनत लगती होगी इसमें तो? बहुत ज्यादा। इस अध्ययन में इसी बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि जिरह एक कला है जिसके पीछे हफ्तों की बल्कि महीनों की अथक मेहनत और पूर्व योजना छिपी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वकील अदालत में गया और अचानक से कुछ भी पूछ लिया? बिल्कुल नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो फिल्मों से प्रभावित हैं। एक कुशल वकील जिरह से पहले पुलिस के हर दस्तावेज को खंगालता है, घटना की एक एक मिनट की टाइमलाइन बनाता है और गवाह के पिछले बयानों में छोटे छोटे विरोधाभास ढूंढता है। क्या इसका कोई उदाहरण हो सकता है कि ये अदालत के कमरे में असल में कैसे काम करता है? मतलब कोई केस स्टडी या कुछ? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक गवाह बड़ी ही दृढ़ता से अदालत में कटघरे में खड़ा होकर कहता है कि उसने रात के ठीक 12 बजे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आरोपी को भागते हुए देखा। ठीक है, ये उसका मुख्य बयान हो गया। जी। अब बचाव पक्ष का वकील जिरह में सीधा ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि गवाह तो ना ही बोलेगा। बिल्कुल। एक अच्छा वकील बहुत ही घुमावदार तरीके से शुरुआत करेगा। वो शायद उस रात के मौसम के बारे में बात करेगा, शहर की बिजली व्यवस्था के बारे में बात करेगा। अच्छा, उसे फंसाने के लिए? हाँ, और फिर धीरे से एक मौसम विभाग या बिजली विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट पेश करेगा जो साबित करती है कि उस रात उस पूरे इलाके में भारी तूफान था और बिजली कटौती थी। अरे बाप रे! मतलब कोई स्ट्रीट लाइट जल ही नहीं रही थी। अब जैसे ही अदालत में ये साबित होता है, गवाह के विश्वसनीयता यानी उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं शून्य हो जाती है। मतलब वो स्वेटर का धागा खींच गया। बिल्कुल, धागा खींच चुका है और अभियोजन पक्ष का पूरा केस वहीं बिखर जाता है। ये तो सचमुच शतरंज के खेल जैसा है, जहां आपको विरोधी की अगली 10 चालों का पहले से ही अंदाजा लगाना होता है। मैंने ये भी सुना है कि एक अच्छे वकील को ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या पूछना है, लेकिन उसे ये उससे भी ज्यादा अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या मतलब गवाह से क्या नहीं पूछना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जिरह का सबसे बड़ा और स्वर्णिम नियम है। क्या? कभी भी गवाह से कोई ऐसा सवाल मत पूछो जिसका जवाब आपको खुद पहले से न पता हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो हो सकता है गवाह कोई ऐसी नई बात बोल दे जो आपकी ही मुवक्किल के खिलाफ चली जाए। ओह, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। एक रणनीतिकार वकील केवल वही धागा खींचता है जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि अभियोजन पक्ष ने अपने सबसे मजबूत हथियार चला दिए हैं। जी। उन्होंने गवाह पेश किए और बचाव पक्ष ने अपनी बेहतरीन जिरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये तराजू का सिर्फ एक पड़ला है। सही कहा। अभियोजन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ये साबित करने में कि आरोपी दोषी है। लेकिन अब समय आता है उस तराजू को संतुलित करने का। जब अभियोजन के गवाहों की गवाही खत्म हो जाती है तो अदालत का रुख अब आरोपी की तरफ मुड़ता है। और स्रोतों के अनुसार यहां एक बहुत ही दिलचस्प चरण आता है जिसे आरोपी का बयान या स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड कहा जाता है। हाँ, और ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही मानवीय और तार्किक हिस्सा है। मानवीय? वो कैसे? देखिए, अब तक अदालत में आरोपी की तरफ से केवल उसके वकील बोल रहे थे। आरोपी तो बस चुपचाप खड़ा था। हाँ, ये तो है। लेकिन प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत हमने पहले डिस्कस किया था वो यहाँ फिर से सामने आता है। अदालत अब सीधे आरोपी से संवाद करती है। जज खुद बात करते हैं? जी हाँ। जज आरोपी से कहते हैं कि देखिए,
अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आपके खिलाफ ये बातें कही हैं, अदालत में ये दस्तावेज पेश किए गए हैं। अब आप बताइए, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या आप इन साक्षियों को अपनी तरीके से समझा सकते हैं? और ये कोई शपथ लेकर दी गई गवाही नहीं होती है। अच्छा, गीता पर हाथ रख के कसम खाने वाला काम नहीं होता। नहीं, ये बस आरोपी को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात सीधे जज तक पहुंचाने का एक खुला अवसर होता है। यानी वो अब एक मूक दर्शक नहीं रह जाता, वो अपनी कहानी खुद बता सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, अगर उसे अपनी बात साबित करने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत हो तो? मान लीजिए वो जज से कहना चाहता है कि घटना के वक्त तो वो शहर में था ही नहीं। तो इसके लिए अगला चरण खुलता है, जिसे कानूनी भाषा में बचाव साक्ष्य या डिफेंस एविडेंस कहते हैं। अच्छा, अगर आरोपी चाहता है तो वो भी अदालत में अपने गवाह बुला सकता है। वो भी ऐसे दस्तावेज पेश कर सकता है जो उसकी बेगुनाही साबित करे। मतलब वो भी अपनी फौज ला सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वो शहर में नहीं था, तो वो उस दूसरे शहर के होटल का बिल पेश कर सकता है, फ्लाइट की टिकट दिखा सकता है। और यहाँ पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब बचाव पक्ष के गवाह कटघरे में खड़े होते हैं और अभियोजन पक्ष का जो सरकारी वकील होता है वो उनसे जिरा करता है। मतलब वही स्वेटर उधेड़ने वाला काम अब सरकारी वकील करेगा। एकदम सही। ये एक निरंतर चलने वाली बौद्धिक और रणनीतिक लड़ाई है जो दोनों तरफ से लड़ी जाती है। अब ऐसा लग रहा है जैसे शतरंज की बिसात पर सारे मोहरे चले जा चुके हैं। हाँ, लगभग। दोनों पक्षों ने अपने अपने गवाहों की फौज उतार दी, एक दूसरे पर जिरा के तीर भी चला दिए। सारे सबूत, सारे कागजात अब अदालत की मेज पर बिखरे पड़े हैं। तो इस बिखरे हुए टुकड़े को समेटने का काम कैसे होता है? और यहीं पर वकीलों का जो असली कौशल है वो अपने चरम पर पहुंचता है। इसे हम अंतिम बहस या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या इसमें कोई नई बात बताई जाती है? बिल्कुल नहीं। ये कोई नया सबूत लाने का समय नहीं है। अब कोई नया गवाह नहीं आ सकता। अच्छा। ये समय है उन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर जज के सामने एक पूरी तस्वीर बनाने का। अभियोजन पक्ष अदालत को ये समझाने की कोशिश करता है कि उनके द्वारा पेश किए गए सारे सबूत एक निर्विवाद सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो सत्य ये है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। और दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष है, उसका काम शायद ये साबित करना होता है कि अभियोजन की उस कहानी में इतने सारे छेद हैं कि उस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। वे जिरह में उधड़े हुए उन तमाम धागों को जज के सामने रखते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड, देखिए, इस कहानी में बहुत से उचित संदेह हैं। उचित संदेह मतलब रीजनेबल डाउट। हाँ, रीजनेबल डाउट। और क्रिमिनल न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत यही कहता है कि अगर केस में कोई भी उचित संदेह है तो उसका लाभ हमेशा आरोपी को ही मिलना चाहिए। मतलब जब तक 100% यकीन ना हो, सजा मत दो। सही कहा। यही वो क्षण है जहां एक वकील की कहानी कहने की कला, उसका तार्किक विश्लेषण और सबूतों को एक धागे में पिरोने की उसकी जो क्षमता है वो काम आती है। जो वकील अदालत के सामने साक्ष्यों को एक व्यवस्थित और तार्किक ढांचे में प्रस्तुत कर पाता है, वही शायद इस अंतिम और सबसे निर्णायक लड़ाई में बढ़त हासिल करता है। बिल्कुल। और इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद सारी गेंद न्यायाधीश के पाले में चली जाती है। न्यायाधीश दोनों पक्षों की कहानियों, सबूतों और तर्कों को न्याय के तराजू पर तौलते हैं। और फिर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं, जिसे हम जजमेंट या सेंटेंस कहते हैं। या तो आरोपी बाइज्जत बरी हो जाता है या फिर उसे उसके अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है। इस पूरी लंबी और जटिल यात्रा को समझने के बाद श्रोताओं के लिए एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए। वो क्या? ये जो धारणा है ना कि पुलिस की FIR ही किसी केस का भविष्य तय कर देती है, ये पूरी तरह से भ्रामक है। एकदम भ्रामक है। असली मेहनत, पसीना, रात भर जागकर दस्तावेजों में एक छोटी सी गलती खोजना, मानव मनोविज्ञान को समझना और अदालत के सामने एक एक अभेद्य तर्क प्रस्तुत करना, यही एक आपराधिक ट्रायल का सार है। ये केवल कानूनों की किताबों को रट लेने का खेल नहीं है। ये मानव व्यवहार, तर्क शक्ति और रणनीतिक प्रस्तुतिकरण का एक बहुत ही गहरा चक्रव्यूह है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ भी यही है। देखिए, कागजी कार्रवाई एक प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, हाँ, लेकिन जो ट्रायल है वो एक कला और विज्ञान का बेहतरीन मिश्रण है। साक्ष्यों को पढ़ना, गवाहों के मनोविज्ञान को समझना और सही समय पर सही कानूनी दांव चलना। बिल्कुल शतरंज की तरह। जी,
यही वो चीज है जो न्यायपालिका के भीतर सच्चाई को सामने लाने में मदद करती है। हर कदम पर सजगता और रणनीति ही इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। और यही वो चीज है जो न्याय को किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में सौंपे गए तीर की बजाय एक पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया बनाती है। बहुत खूब कहा आपने। और यह प्रयास ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अदालत का फैसला केवल भावनाओं या पहले से बनी धारणाओं पर आधारित ना हो, बल्कि परीक्षण किए गए साक्ष्यों और ठोस तर्कों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने निश्चित रूप से अदालती कार्यवाही को देखने के हमारे नजरिए को एक नई गहराई दी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है? हमने स्रोतों और हमारी आज की चर्चा में ज़िरह या क्रॉस एग्जामिनेशन की ताकत पर बहुत जोर दिया। हमने देखा कि कैसे एक चतुर वकील अपने तीखे सवालों के जाल से एक मजबूत गवाह को भी पूरी तरह तोड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल देखा। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जो मानवीय याददाश्त है, जो ह्यूमन मेमोरी है, वो आखिर कितनी नाजुक, कितनी कच्ची और समय के साथ बदलने वाली होती है। हाँ, ये तो एक मनोवैज्ञानिक सच है। हाँ ना। तो यदि एक रणनीतिक वकील की बेहतरीन ज़िरा किसी ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के आत्मविश्वास को भी डगमगा सकती है जिसने सचमुच अपनी आंखों से कोई घटना देखी हो, तो ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। श्रोताओं के लिए ये विचार करने का एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। क्या हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से केवल निरपेक्ष तथ्यों पर चलती है, या फिर कहीं ना कहीं ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि कौन उन तथ्यों को और मानव मन की उस नाजुकता को अदालत के उस बंद कमरे में कितने बेहतर तरीके से पेश कर सकता है? ये एक बहुत ही जटिल दार्शनिक सवाल है। हाँ, क्या अंत में मिलने वाला न्याय हमेशा 100% सच का ही प्रकटीकरण होता है, या फिर कभी-कभी ये अदालत के भीतर बुनी गई सबसे बेहतरीन, सबसे तार्किक कहानी की जीत भी हो सकती है? इस गहरे और शायद कभी न सुलझने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।